एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ग्राम समाज में विकास के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का जो हम रिवीजन कर रहे हैं उसका जो भाग 3 है उसको यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। भाग 3 में आज हम 100 और बेहतरीन प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। तो चलिए वीडियो को फटाक से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर तो आपके सामने ही पड़ गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1965, 1 जनवरी 1965 को आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नई दिल्ली में, तो आप याद कर लीजिएगा। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट है, फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? नवंबर 2004 में। ऑप्शन इसका जो डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, नवंबर 2004 में। इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा किसान आयोग का जो गठन है वो नवंबर 2004 में किया गया था। 1965 में आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का गठन किया गया था। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम नीति आयोग ने कब शुरू किया था? इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम नीति आयोग के द्वारा कब स्टार्ट किया गया था, कब शुरू किया गया था? तो जनवरी 2018 में। आप याद कर लीजिएगा, जनवरी 2018 में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन जो आपका सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की यहाँ पे बात हो रही है, नीति आयोग के द्वारा जनवरी 2018 में स्टार्ट किया गया था। ये थोड़ा सा करंट अफेयर्स का पुराना प्रश्न आपका है। छत्तीसगढ़ की उस स्वच्छ भारत अभियान के शुभंकर का आपको नाम बताना है जिनका लंबे समय की बीमारी से पीड़ित होने के कारण निधन हो गया था। तो इनका नाम था कुंवर बाई। ये छत्तीसगढ़ की स्वस्थ भारत अभियान की शुभंकर थी तथा इनका जो है हाल ही में निधन हो गया था। ये थोड़ा सा पुराना है प्रश्न, फिर भी आप इसे एक बार देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपका भी यहाँ पे बिल्कुल सही है, कुंवर बाई आपका राइट आंसर है यहाँ पे। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हाल ही में कहाँ से की गई? तो ये श्रावस्ती से की गई थी। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। जिन जिन जिलों में साक्षरता दर बहुत ही कम है और निम्न है उन जिलों में जो है आपका यह कार्यक्रम चलाया जाएगा, उत्तर प्रदेश के स्कूल चलो अभियान। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो श्रावस्ती है यहाँ की जो साक्षरता दर है वो बहुत ही कम है, तो इसी कारण से इसे जो है आपका स्टार्ट किया गया था स्कूल चलो अभियान। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा यह जो आपका श्रावस्ती है, श्रावस्ती में निम्न साक्षरता दर आपको मिलेगी। सबसे कम जो साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश में वह श्रावस्ती की ही है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद श्रावस्ती में तो सबसे न्यूनतम साक्षरता दर है। ओवरऑल भी अगर आप बात करें तो पुरुषों की साक्षरता दर भी आप ले लीजिए, महिलाओं की भी साक्षरता दर ले लीजिए। तो इन दोनों में सबसे न्यूनतम जो साक्षरता दर है वो आपको श्रावस्ती में ही मिलेगी। इसी कारण से श्रावस्ती से ही जो है आपका स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था। इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तथा उत्तर प्रदेश का कुल साक्षरता दर कितना है, लिटरेसी रेट कितना है उत्तर प्रदेश का? तो 67.7% जो है आपकी लिटरेसी रेट है उत्तर प्रदेश की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसमें से पुरुष साक्षरता दर 77.3% है और महिला साक्षरता दर 57.2% है उत्तर प्रदेश की। तथा सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर है और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला आपका श्रावस्ती है उत्तर प्रदेश में। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना की गई किसके विकास के लिए? आपसे पूछा जा रहा है भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना किसके विकास के लिए की गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो निर्यात उद्योगों के विकास के लिए जो है भारत में मुफ्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना की गई, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं श्रावस्ती से जो है आपका उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान हाल ही में स्टार्ट किया गया। तो ये आपका करंट अफेयर्स का भी प्रश्न बन सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था? तो 1989 से 1990 के मध्य जो है आपका यह स्टार्ट किया गया था समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, यानी कि ऑप्शन आपका बी वाला जो यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। एक गट्ठे में कितना इंच होता है? आपसे पूछा जा रहा है एक गट्ठा जो है आपका कितना इंच के बराबर होता है? फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। पैमानों का वीडियो जो है मैंने बहुत पहले अपलोड कर दिया, उसको आप एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा।
तो एक गट्ठे में आपका कितना इंच होता है? तो एक गट्ठे में आपका 99 इंच होता है। ऑप्शन आपका जो ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। एक गट्ठे में 99 इंच होता है तथा एक गट्ठा जो है हमारे 5.5 हाथ के बराबर होता है। एक गट्ठा जो होता है यह 5.5 हाथ के बराबर भी होता है। इसके अलावा जो एक गट्ठा होता है इसमें 3.25 गज होता है। तो ये मान आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, उत्तर प्रदेश में किसान सेवा रथ कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश में किसान सेवा रथ कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 2010-11 के दौरान जो है किसान सेवा रथ कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह आपको मिलेगा झांसी में। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। दोस्तों यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं प्रश्नों के, क्योंकि बहुत बार मैंने इन प्रश्नों को आपको पढ़ाया हुआ है, बहुत बार मैंने इनके डिटेल में बात आप तक पहुंचाई हुई है। बहुत बार जो वीडियो आप पिछले वाले वीडियो हमारा देख लेंगे और जो ग्राम समाज विकास का प्लेलिस्ट है उसमें ऐसे भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए होगी तो आप ग्राम समाज वाली जो प्लेलिस्ट है उसको फॉलो कर लीजिएगा। इन प्रश्नों की पूरी डिटेल में व्याख्या वहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, तो हम केवल टू द पॉइंट बात करेंगे, केवल क्वेश्चन और आंसर पर ही हमारा फोकस रहेगा। तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र आपको मिलेगा झांसी में, इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, भारत में सर्वप्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत में सर्वप्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना की गई थी मद्रास में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति की अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? आपको इसका जवाब देना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नाबार्ड की स्थापना जो है शिव रमन समिति की अनुशंसा पर की गई थी। ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नाबार्ड के बारे में आप इसका डिटेल बताइए, इसका पूरा नाम क्या है, इसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? किस वर्ष में हुई थी आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत 1904 में हुई थी। ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो वाराणसी में आपको मिलेगा राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह संसदीय क्षेत्र है और यहीं पे आपको मिलेगा राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आंसर यहाँ पे हाईलाइट दोनों का है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो 2017 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2017 में उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। प्रयोगशाला से खेती तक कार्यक्रम की शुरुआत इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि ICAR के द्वारा कब की गई थी? तो प्रयोगशाला से खेती तक कार्यक्रम की जो शुरुआत है ICAR के द्वारा कब की गई थी? तो 1979 में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ICAR का पूरा नाम होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में झूमिंग खेती किन क्षेत्रों में की जाती है? आपसे पूछा जा रहा है। तो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया हैं, रीजन है, वहीं पे आपको देखने को मिलेगा झूमिंग खेती, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, पूर्वोत्तर प्रदेशों में। और भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो हमारे देश में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो मिश्रित खेती पद्धति, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में मातृभूमि योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मातृभूमि योजना की जो शुरुआत है किस राज्य सरकार के द्वारा की गई थी हाल ही में? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में मातृभूमि योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या था? तो गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे गांव में जैसे स्कूल हो गया, अस्पताल हो गए या कुछ अन्य चीज़ें हो गई जो ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक है, अगर वो चीज़ों का निर्माण किसी गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति के द्वारा किया जाता है या कोई व्यक्ति उनके निर्माण में अपना योगदान देना चाहता है, तो वो व्यक्ति उनके निर्माण में अपना योगदान दे सकता है। पूरी तरह से इसमें छूट दी गई है।
तो यही योजना आपकी है मातृभूमि योजना। इसके अंतर्गत उन लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है जो अपने ग्राम के विकास में कुछ योगदान करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए यह योजना स्टार्ट की गई थी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा जो व्यक्ति किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में गांव में योगदान करता है तो उसके सामने यह विकल्प रहता है कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम, चाहे कोई अस्पताल हो गया, चाहे कोई स्कूल हो गया, चाहे कोई अन्य और ग्रामीण सुविधा की चीज़ें हो गई जो ग्राम विकास के लिए आवश्यक हैं, उन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नाम है उस व्यक्ति के नाम पर रख दिया जाए या उसके सगे संबंधियों के नाम पर या जिसका नाम वो सजेस्ट करे उसके नाम पर रख दिया जाएगा। इस योजना की ये मेन खास बात है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो मेनली यह ग्रामीण विकास से ही रिलेटेड आपकी योजना है मातृभूमि योजना, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। ग्रामीण विद्युत निगम का गठन कब किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण विद्युत निगम का गठन, तो ग्रामीण विद्युत निगम का जो गठन वो 1979 और 1969 में किया गया था, 1969 में किया गया था। ऑप्शन जो आपका डी वाला है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 1969 में। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 2009 में, अप्रैल 2009 में जो है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम शुरू किया गया था। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त भारत के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था? यानी कि जब यह स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किया गया था उस समय इसका लक्ष्य क्या था, कब तक भारत को खुले में शौच मुक्त बनाना था? तो 2 अक्टूबर 2019 तक, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया था। यह स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। चलिए बताइए कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, कुमारप्पा समिति के द्वारा भूमि सुधार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव दिया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से जो सभी सुझाव हैं कुमारप्पा समिति के द्वारा दिए गए थे, किसके संदर्भ में? तो भूमि सुधार के संदर्भ में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, राज्य व खेतों के वास्तविक जोतदारों के बीच बिचौलियों का उन्मूलन करना, यानी कि बिचौलियों का उन्मूलन करना पहला सुझाव दिया गया था कुमारप्पा समिति के द्वारा। इसके बाद 6 वर्ष लगातार खेती करने वाले को भू स्वामित्व के पूरे अधिकार प्रदान किए जाएं। इसके बाद काश्तकारों की आर्थिक सहायता करना, ये सभी सुझाव जो हैं कुमारप्पा समिति के द्वारा दिए गए थे भूमि सुधार के संदर्भ में। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। द विलेज इन इंडिया पुस्तक के लेखक आपको बताना है कौन है। तो द विलेज इन इंडिया पुस्तक के लेखक है वंदना मदान, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। वंदना मदान के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, द विलेज इन इंडिया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक ग्राम विकास अधिकारी जो आपका वीडियो होता है वह वर्तमान में कितने गाँव का कार्य देखता है? आपसे पूछा जा रहा है वीडियो वर्तमान में कितने गाँव का कार्य देखता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक वीडियो जो होता है, एक ग्राम विकास अधिकारी जो होता है वह वर्तमान में जो है 5 गाँव का कार्य देखता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य हेतु इसमें से स्टैंड अप इंडिया का संबंध, उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु जो योजना है स्टैंड अप इंडिया, यह इसमें से किस वर्ग के लिए संबंधित आपसे पूछा जा रहा है? स्टैंड अप इंडिया जो योजना इसमें से किस वर्ग के लिए स्टार्ट की गई थी? तो आप याद कर लीजिएगा 5 अप्रैल 2016 को इसको तो सर्वप्रथम स्टार्ट किया गया था, इसकी वर्ष तो आप याद रखिएगा। इसके बाद इसका उद्देश्य क्या था? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था 5 अप्रैल 2016 को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, महिला SC/ST के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में उत्तर प्रदेश को, यहाँ पे 2022 नहीं 2021 होगा, यहाँ पे 2021 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला था? काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में जो है उत्तर प्रदेश को स्थान मिला था 6ठा, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। 6ठे स्थान पे था आपका उत्तर प्रदेश। इसके बारे में आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना प्रायोजित की गई है, किसके द्वारा? इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश में जो आपकी कृषि विविधीकरण परियोजना है इसको प्रायोजित किया गया विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2021 का आपका जो
स्वच्छ सर्वेक्षण, इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान है 6वां, और विश्व बैंक के द्वारा जो है आपकी उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना जो है प्रायोजित की गई है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस योजना की घोषणा जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बजट 2021-22 में की गई थी? इंपॉर्टेंट है, बजट 2021-22 में कौन सी योजना घोषित की गई थी? तो इसमें से आपकी मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, यानी कि ये जो तीनों ही आपकी योजनाएं हैं ये उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में स्टार्ट की गई थी, लेकिन इसमें से जो मुखबिर योजना है आपकी इस बजट में स्टार्ट नहीं की गई थी। तो प्रश्न में पूछा गया था कि बजट 2021-22 में के दौरान कौन सी योजना स्टार्ट नहीं की गई थी, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मुखबिर योजना जो है आपकी स्टार्ट नहीं की गई थी। आप इसे याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की जितनी भी इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनको मैंने एकदम डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है, आपको उसका अलग से वीडियो मिल जाएगा। जो मिक्स वाली प्लेलिस्ट है उसमें आपको उत्तर प्रदेश के स्कीम्स का भी वीडियो मिल जाएगा, तो आप इनको भी एक बार देख लीजिएगा। मुखबिर योजना के बारे में उस वीडियो में मैंने पूरे डिटेल में पढ़ाया हुआ है कि मुखबिर योजना किस उद्देश्य से स्टार्ट की गई थी, तो आप देख लीजिएगा वहाँ पे जाके। बाकी यहाँ पे 3 योजनाओं के बारे में यहाँ पे पिक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। महिला एवं बच्चों को मिलेगी कुपोषण की समस्या से निजात, तो ये भी आपकी बजट 2021-22 के दौरान स्टार्ट की गई थी। टोटल जो है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के लिए भी 100 करोड़ रुपये की धनराशि जो आवंटित की गई थी। इसके बाद किसानों की आय दोगुनी करना लक्ष्य था किसका, तो आप याद कर लीजिएगा, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना का लक्ष्य था किसानों की आय को दोगुना करना। तो इन तीनों योजनाओं को जो है बजट 2021-22 के दौरान स्टार्ट किया गया था, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसमें भी 100 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित थी, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, तो 51,000 रुपये जो है इसकी राशि को बढ़ाकर कर दिया गया था, आप इसे याद कर लीजिएगा। 51,000 रुपये जो है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की राशि को बढ़ाकर कर दिया गया था, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हाल ही में अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम किस समय पारित हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है किस समय पारित हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम पारित हुआ था 1950 में, आप इसे याद कर लीजिएगा। 1950 में यह पारित हुआ था, और यह लागू कब होता है इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। बहुत बार मैंने इसके बारे में आपको बताया हुआ है, यह लागू कब हुआ था, तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। और भू हदबंदी यानी कि लैंड सीलिंग क्या होती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो लैंड सीलिंग क्या होता है, तो भूमिपतियों से अतिरिक्त जमीन लेकर उसे भूमिहीनों के बीच बांटने को हम लैंड सीलिंग कहते हैं, भूमि हदबंदी कहते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोनों प्रश्न का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है आपके सामने, इनको आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कमीशन ने सिफारिश की कि कृषि अक्षमता जमींदारी व्यवस्था के कारण है जिसका उन्मूलन करना चाहिए, यानी कि कृषि में जो अक्षमता फैली हुई है वह जमींदारी प्रथा से उत्पन्न हुई है, तो आपको जल्द से जल्द जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए। यह सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, तो फ्लाउड कमीशन के द्वारा यह सुझाव दिया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, फ्लाउड कमीशन। निम्नलिखित में से किस आधार पर काश्तकारों को बेदखल किया जा सकता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो किस आधार पर काश्तकारों को बेदखल किया जा सकता है, तो मालगुजारी अदा न करने पर, भूमि का गलत उपयोग करने पर, भू संपत्तियों को किराए पर देना, यानी कि अगर भू संपत्तियों को वो किराए पर दे देते हैं तो उस परिस्थिति में जो काश्तकार होता है उसको बेदखल किया जा सकता है। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के तहत जो है सरकार लगान सीधे रैयत यानी कि किसानों से वसूल करती थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त, इनके बारे में मैंने हजारों बार आपको पढ़ाया होगा, तो इनके बारे में कम से कम याद कर लीजिएगा। जो भूमि सुधार का टॉपिक है ना, इन्हीं से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर भूमि सुधार से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था और आपकी जो अस्थाई बंदोबस्त है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको कम से कम आप याद कर लीजिएगा। इनके बारे में मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया हुआ है। तो रैयतवाड़ी मतलब रैयत से मतलब किस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से जो है यानी कि रैयत से वसूल किया जाता था कर,
तो आप याद कर लीजिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था के रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो है किसानों से डायरेक्ट कर वसूल किया करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को। आप याद कर लीजिएगा, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। प्रायोगिक तौर पर यह सर्वप्रथम तमिलनाडु के 12 महल में लागू की गई थी। इसके बारे में आपको याद रखना है। प्रायोगिक तौर पर जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी यह तमिलनाडु के 12 महल में लागू की गई थी, इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा पूरे ब्रिटिश भारत के लगभग 51% भूभाग पर आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसके बाद आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं, महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में भी देख लेते हैं। तो महालवाड़ी व्यवस्था कहाँ कहाँ पर लागू थी, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो आगरा हो गया, अवध हो गया, मध्य प्रांत हो गया, पंजाब के कुछ हिस्सों में जो है आपकी महालवाड़ी व्यवस्था लागू थी। तथा पूरे ब्रिटिश भारत के लगभग 30% भूभाग पर आपकी महालवाड़ी व्यवस्था लागू थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके होता क्या था? तो इसके अंतर्गत जो है सामूहिक रूप से गांव के भूस्वामी होने का दावा करने वाले जमींदारों को जो है बंदोबस्त दिया जाता था। यानी कि सामूहिक रूप से गांव का भूस्वामी होने वाला का जो दावा करता था उसी को जो है जमींदारी व्यवस्था दे दी जाती थी इसके अंतर्गत। इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो महालवाड़ी में क्या होता था आप जान लिए हैं, यहाँ पे सामूहिक रूप से गाँव के साथ जो है यह बंदोबस्त किया जाता था, गाँव से रिलेटेड था। टोटल आपकी 30% एरिया पर जो है महालवाड़ी व्यवस्था लागू थी। इसके बाद जो आपका अस्थाई बंदोबस्त था यह 1793 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा जो आपका अस्थाई बंदोबस्त था यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास तथा बनारस सहित ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पर लागू था आपका अस्थाई बंदोबस्त। तथा अस्थाई बंदोबस्त को हम सनसेट लॉ के नाम से भी जानते हैं, सूर्यास्त कानून के भी नाम से जाना जाता है अस्थाई बंदोबस्त को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में भी आपको बता दिया है, अस्थाई बंदोबस्त के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है और महालवाड़ी के बारे में भी आपको बता दिया है। इनको एक बार आप देख लीजिएगा। जो पिछला वीडियो मैंने भूमि सुधार का आपको दिया हुआ है, भूमि सुधार को आप अगर आप देख लेते हैं तो ये सभी आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे पूरे डिटेल में। और सर्वप्रथम अंग्रेजों ने 1773 ईस्वी में कहाँ पर अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। जो है अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था सर्वप्रथम बार कहाँ पर लागू हुई थी, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, सामाजिक परिवर्तन उत्तरदायी है किसके लिए, आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। तो सामाजिक परिवर्तन क्यों उत्तरदायी होता है? तो सामाजिक विघटन के लिए, सामाजिक प्रगति के लिए और सामाजिक विकास के लिए जो है आपका उपर्युक्त सभी के लिए आपका सामाजिक परिवर्तन उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन भूमि सुधार आयोग के अंतर्गत नहीं आता है? आप इसे याद कर लीजिएगा, भूमि सुधार के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो काश्तकारी सुधार आता है, भूमि का चकबंदीकरण आता है भूमि सुधार के अंतर्गत, भूमि अभिलेखों का एकत्रीकरण आता है, लेकिन बिचौलियों के बीच भूमि वितरण का यह नहीं आता है भूमि सुधार के अंतर्गत। ये ऑप्शन डी वाला आपको नहीं आएगा, क्योंकि जो भूमि सुधार होता है, भूमि सुधार के अंतर्गत क्या किया गया था? सर्वप्रथम जो काम किया गया था वो किया गया था बिचौलियों का उन्मूलन किया गया था कि बिचौलियों को जो है बीच से हटाओ। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे गलत दिया गया, आपका भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आएगा। यहाँ पे अगर आप होता, यहाँ पे अगर दिया होता कि बिचौलियों का उन्मूलन तो आपका सही हो गया होता, लेकिन यहाँ पे दिया गया है बिचौलियों के बीच भूमि का वितरण करना, जो कि बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही उल्टा दिया गया है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से भूमि सुधार का मुख्य अवयव आपसे पूछा गया है क्या है? तो निम्नलिखित में से भूमि सुधार का मुख्य अवयव क्या है इसमें से? तो आपसे पूछा जा रहा है, आप इसका जवाब देंगे। तो काश्तकारी सुधार इसका मुख्य अवयव है, बिचौलिया पट्टा का उन्मूलन करना मुख्य अवयव है, भूमि का चकबंदीकरण करना मुख्य अवयव, यानी कि उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है
तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं विसमाजीकरण। जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम विसमाजीकरण के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आपसे पूछा जा रहा है? तो ग्रामीण समुदाय का तत्व इसमें कौन सा नहीं है? सांस्कृतिक विविधता नहीं, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सांस्कृतिक विविधता। किसी गांव का सामान्य नाम सामाजिक तौर पर इसके आविर्भाव को प्रकट करता है। तो किसी गांव का जो सामान्य नाम होता है सामाजिक तौर पर इसके आविर्भाव को प्रकट करता है किसके? तो आपसे पूछा जा रहा है, इसका आंसर आपको देना है। तो इसके जो है समुदायगत मनोभाव को प्रदर्शित करता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, प्रकट करता है। ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, समुदायगत मनोभाव को। अगला प्रश्न आपके सामने है, लोगों का समूह जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु संगठित किया जाता है क्या कहलाता है? तो लोगों का समूह जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु संगठित किया जाता है क्या कहलाता है? उसको हम संघ कहते हैं। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, संघ कहा जाता है। ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक आपसे पूछे गए हैं कौन थे? ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राधा कमल मुखर्जी, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, राधा कमल मुखर्जी। अगला प्रश्न आपके सामने है, और सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का मुख्य गुण इसमें से कौन सा नहीं है? तो सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का इसमें से प्रमुख गुण कौन सा नहीं है? तो समस्या का चुनाव इसका प्रमुख गुण नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता कार्यक्रम पूरा में कौन से उद्देश्य निहित थे? तो पूरा के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आई होप इसके बारे में अब तक आपको पूरे दिमाग में बैठ गया होगा पूरा स्कीम क्या थी, इसका उद्देश्य क्या था। तो विद्युत कनेक्टिविटी प्रदान करना, बाजार कनेक्टिविटी प्रदान करना गाँव में, नॉलेज कनेक्टिविटी प्रदान करने, इनके उपयुक्त सभी जो लक्ष्य थे आपके ये पूरा योजना के थे, यानी कि जो शहरी सुविधाएं हैं उनको गांव तक लाना पूरा योजना का मेन उद्देश्य था, मेन मकसद था। पूरा योजना के बारे में मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया हुआ है, तो यहाँ पे हम पूरे डिटेल में इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि पार्क की स्थापना नहीं की गई है? इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से गाजियाबाद में जो है आपका कृषि पार्क स्थापित नहीं किया गया है। बाकी लखनऊ और वाराणसी में आपको कृषि पार्क मिलेगा, लेकिन गाजियाबाद में आपका कृषि पार्क स्थापित नहीं किया गया। तो ऑप्शन आपका जो बी वाला यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और सांख्यिकी का सामाजिक जीवन में काफ़ी महत्व है, इसके बावजूद इसमें निम्नलिखित में से कौन सी कमियां या सीमाएं पाई जाती हैं? तो केवल संख्यात्मक तत्वों का अध्ययन इसमें होता है, दुरुपयोग इसका कई बार देखा जाता है, सांख्यिकी परिणाम का भ्रामक होना, यानी कि कई बार सांख्यिकी परिणाम जो है भ्रामक हो जाते हैं। तो उपयुक्त सभी के कारण जो उपयुक्त सभी जो है इसकी कमियां हैं, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन साक्षात्कार के उद्देश्यों का भाग नहीं है? तो इसमें से कौन साक्षात्कार के उद्देश्यों का भाग नहीं है, पार्ट नहीं है? तो लचीलापन आपका राइट आंसर है। जो लचीलापन है यह आपके साक्षात्कार के उद्देश्यों का हिस्सा नहीं है, भाग नहीं है। तो ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम सिर्फ 85 प्रश्नों को रिवाइज करेंगे, बाकी जो अगला वीडियो होगा उसमें हम 150 प्रश्नों को रिवाइज कर लेंगे, जिसके साथ ही आपका पूरा जो है यह सेशन कंप्लीट हो जाएगा 500 प्रश्नों वाला। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।